हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी ने भूगोल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी कारगर होगा। मात्र कुछ ही दिन के बाद आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आपके पास मात्र कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो ये लिमिटेड समय में, ये लिमिटेड टाइम में आप लोग बेटर प्रिपरेशन कैसे करें, यानी ऐसी तैयारी करें जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी कारगर हो, आपका रिजल्ट बेटर हो, अच्छा मार्क्स आए, अच्छा गेन करें आप लोग अंक। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी चीज को आपको कवर करना है। अभी आपको चैप्टर बाय चैप्टर के पीछे नहीं भागना है या फिर किसी और चीज के पीछे या फिर किसी स्पेशल बुक के पीछे नहीं जाना है। जो भी चीज प्रोवाइड की जाती है, गेस क्वेश्चन जो प्रोवाइड किए जाते हैं बोर्ड एग्जाम की तरफ से, या फिर वो सारे क्वेश्चन को आप लोगों को कवर करना है जो बोर्ड एग्जाम में कारगर साबित होंगे। ठीक है, तो आज का जो क्लास है काफी इंपॉर्टेंट होगा और इस क्लास के अंतर्गत जो हम लोग टॉप 70 क्वेश्चन को कवर करेंगे ज्योग्राफी ने भूगोल के। यहां से आपका 100% चांस है कि सेम टू सेम क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस, इसलिए आप लोगों को सभी क्वेश्चन को कवर करना है। ठीक है, क्वेश्चन काफी सिंपल है, मैंने आप लोगों को थ्योरी पढ़ाया है, इसी से आपको क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए एट फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया है कि फूलों की कृषि को कहलाते हैं, यानी फूल की जो खेती होती है, फूल की जो कृषि होती है उसको क्या बोलते हैं। 2020 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो उसको क्या बोला जाता है, रोपण की कृषि या फिर पुष्प उत्पादन। पुष्प उत्पादन यानी फ्लोरिकल्चर बोले जाते हैं। मिश्रित कृषि में चारे की कृषि और आपका फसल दोनों एक साथ होता है। ट्रक फार्मिंग जो होता है आपका शहर के बगल में होता है। रोपण कृषि में चाय, कॉफी, कहवा, ये सब का खेती किया जाता है। ठीक है, तो फूलों की कृषि को क्या बोलते हैं, पुष्प उत्पादन यानी फ्लोरिकल्चर इसको बोला जाता है। जिस तरह से मत्स्य की जैसे कि एक तरह से फ्लोरिकल्चर होता है, सेरिकल्चर होता है, ये सारा चीज आप लोगों को पढ़ाया गया। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। 2020 में एनुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, रोपण फसल की बात की जा रही है। जी हाँ बिल्कुल, यानी रोपण फसल जो है अंग्रेजों के जमाने में अपने समय काल में, यानी अपने औपनिवेशिक काल में जो फसल को बढ़ावा दिया गया, तो वो कौन सा फसल था, वो रोपण फसल ही था। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे चाय हो जाएंगे, चाय है आपका रोपण फसल का प्रकार है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाय हो जाएगा, कहवा, कॉफी, ठीक है, कहवा हो जाएगा, कॉफी हो जाएगा, रबर हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपका क्या है, रोपण फसल का प्रकार है, क्योंकि इस फसल के जो उत्पाद होते हैं इनसे काफी ज्यादा मतलब रेवेन्यू की प्राप्ति होती है, काफी ज्यादा प्राप्ति यानी पैसे की कमाई होती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी लॉक हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंपल और आसान क्वेश्चन है, चलिए इसी तरह से आप लोगों को क्लास में बने रहिए, क्योंकि मात्र कुछ ही दिन के बाद जो आप एग्जाम देंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी कारगर साबित होगा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन का आंसर को कमेंट भी कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन मिस्टेक हो रहा है उसको याद रखने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है, कब से कब तक रहा है। ये जो रहा है कब से कब तक, बिल्कुल आप लोग जानते हैं, ये रहा है आपका 1950 से लेकर 1960 तक, यानी 1950 के दशक से लेकर 1960 के दशक तक स्थानिक संगठन की बात की जाए तो भौगोलिक क्षेत्र का भौगोलिक अध्ययन, यानी हम लोग ज्योग्राफी जो अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उसी का क्या है, उपागम रहा है, अप्रोच रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी यहाँ राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का। अब चलिए इसी तरह नेक्स्ट की ओर भरेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। यह क्वेश्चन आपका 2018 में एनुअल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन जो किया था, ये कई बार आप लोग पढ़े हैं कि ग्रिफिथ टेलर, यानी नवनिश्चयवाद का जो आपका संकल्पना है, जो कॉन्सेप्ट है, ये किनके द्वारा दिया गया था, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन आपका सी लॉक हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक क्षेत्र मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस से आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका 2016 में एनुअल एग्जाम में पूछा गया है कि क्षेत्रीय विभिन्नता या फिर मात्रात्मक क्रांति या फिर स्थानिक संगठन या फिर अन्वेषण और वर्णन। ठीक है, तो इसमें जो आपका मात्रात्मक क्रांति है ये आपका नहीं आता, मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। मानव भूगोल आप लोग जानते हैं कि मानव भूगोल जो होता है मानव की उत्पत्ति से लेकर अभी तक, यानी वर्तमान समय तक इनकी पारिस्थितिकी तंत्र के साथ, पर्यावरण के साथ कैसा संबंध रहा है, उसी का हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो मात्रात्मक क्रांति जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चलिए शाबाश आंसर आ रही है, बिल्कुल सही आंसर आप लोग कमेंट कर रहे हैं। तैयारी बहुत अच्छी है, इसी तरह से आप लोगों को तैयारी को जारी रखना है, मात्र कुछ ही दिनों की बात है। ठीक है, कुछ ही दिन के बाद आप इतने फ्री हो जाएंगे कि फिर आप एक तरह से आपका बेटर रिजल्ट होगा, तो फिर जो लाइफ होंगे आपका सेटल होगा, एक तरह से अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे, अच्छे संस्थान मिलेंगे। ठीक है, तो नंबर अंक अच्छे आएंगे तभी सब ये सब चीज होगा, अन्यथा एक तरह से नंबर कम आने पर आपको परेशानी भी हो सकती है। इसलिए आप लोग मन लगा करके अभी भी पढ़ाई करें। ठीक है, अभी भी आपके पास टाइम है। क्वेश्चन कह रहा है कि नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, नवनिश्चयवाद के जो प्रवर्तक हैं, सीधी सी बात है कि इनके जो एक तरह से प्रतिपादक, यानी ये प्रतिपादक कौन है, ग्रिफिथ टेलर। यानी नवनिश्चयवाद की जो संकल्पना है ये किनके द्वारा दिया गया था, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछ रहा है
कि निम्नलिखित में कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है। पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र कहां हो जाएगा? देखिए पेट्रोकेमिकल उत्पाद किसको बोलते हैं? जिससे पेट्रोल के अपरिष्कृत पदार्थ से जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं पेट्रोकेमिकल उत्पाद। ठीक है, यानी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट बोलते हैं, जैसे कि कीटनाशक दवाई हो गया, ठीक है, उसके बाद मोमबत्ती, प्लास्टिक वगैरह जो बनता है वो आपका पेट्रोकेमिकल उत्पाद का है एग्जाम्पल है, यानी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो पेट्रोकेमिकल उत्पाद केंद्र जो आपका मुंबई में है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी लॉक हो जाएंगे। ठीक है, मुंबई में इसलिए है क्योंकि मुंबई है से पेट्रोलियम का उत्पादन होता है और वहां इनको पेट्रोलियम यानी अपरिष्कृत पेट्रोलियम के पदार्थ मिल जाते हैं, वहां आसानी से पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? नेगेटिव सेंटेंस है, झारखंड के अंतर्गत नहीं है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे बोर्ड एग्जाम में आपका। तो क्वेश्चन का जो यहाँ राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा आपका सिंगरौली। ठीक है, ये आपके झारखंड के अंतर्गत नहीं आते, बोकारो, गिरिडीह और आपका झाड़िया कोई आपका झारखंड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन राज्य कोयले का अधिक उत्पादन करता है? तो पूरे देश की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन अगर करता है तो वह झारखंड करता है, बिटुमिनस प्रकार का। ठीक है, बिटुमिनस सॉरी लिग्नाइट, बिटुमिनस लिग्नाइट पेट, ठीक है सॉरी बिटुमिनस होगा। एंथ्रासाइट जो सबसे अच्छा क्वालिटी होता है वो ज्यादातर भारत में नहीं पाए जाते हैं। बिटुमिनस यानी एंथ्रासाइट के थोड़ा सा कम गुणवत्ता वाला जो बिटुमिनस होता है वो सबसे ज्यादा भारत में पाया जाता है, उसी प्रकार के कोयला। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लौह अयस्क का सर्वप्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा? ठीक है, लौह अयस्क का सर्वप्रमुख उत्पादक क्षेत्र की बात की जा रही है, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि रत्नगिरी के बारे में पूछा गया कि रत्नगिरी किस राज्य के खनिज क्षेत्र है। ठीक है, तो रत्नगिरी जो आते हैं, रत्नगिरी ये आते हैं आपका महाराष्ट्र के अंतर्गत यानी एमपी के अंतर्गत, सॉरी महाराष्ट्र के अंतर्गत, यानी जिसकी राजधानी मुंबई यानी वित्तीय राजधानी भारत की है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएंगे। रत्नगिरी किस राज्य का खनिज क्षेत्र है? तो महाराष्ट्र राज्य का खनिज क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया कि कोरबा किस खनिज उत्पादन के लिए फेमस है? यानी कोरबा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लोहा, कोयला या फिर अबड़क या फिर मैग्नीज। ठीक है, तो कोरबा जो खनिज उत्पादन के लिए फेमस है वो आपके किसके लिए फेमस है? कोयला के लिए। कोरबा जो है किसके लिए फेमस है? कोयला के लिए फेमस है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि इनमें कहां स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला? यानी आजादी की प्राप्ति के बाद जो लोहा इस्पात का कारखाना खोला गया वो खोला गया राउरकेला में। कहां? राउरकेला में खोला गया था। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन लोहा इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? समुद्र के तट पर यानी समुद्र के किनारे स्थित है, दुर्गापुर, विशाखापट्टनम, विजयनगर या फिर सलेम। ठीक है, तो लोहा इस्पात कारखाना जो आपके समुद्र तट पर स्थित है वो आपका विशाखापट्टनम के अंतर्गत यानी विशाखापट्टनम के में स्थित है, समुद्र तट पर लोहा इस्पात कारखाना। ऑप्शन आपका क्या हो जाएंगे? बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, अब चलिए इसी तरह से आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन सिंपल और आसान ही पूछे जाएंगे, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में। जो सिलेबस आप लोग पढ़े हैं उसी से क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों को अपने आप पर बिलीव करना है। और क्योंकि आप लोगों की तैयारी अच्छी है, अच्छे तरह से आप लोगों ने पढ़ा है थ्योरी को, तो सारा क्वेश्चन आप लोग अटेंड कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक खनिज के प्रकार है? सोना, अबड़क या फिर आपका तांबा या फिर चांदी। सोना भी आपका क्या है? धात्विक खनिज है। आपका तांबा ये भी धात्विक खनिज है, चांदी भी धात्विक खनिज है, लेकिन अबड़क जो है अधात्विक खनिज के प्रकार है। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएंगे। अबड़क से बनता है रंग यानी कलर वगैरह बनता है, अबड़क से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है? काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है, लौह अयस्क का प्रकार नहीं है। तो एंथ्रासाइट जो है आपका लौह अयस्क का प्रकार नहीं है क्योंकि ये कोयला का प्रकार है। ऑप्शन आपका ए लॉक हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? ठीक है, अनवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आएंगे तो आपका आएंगे किसका? हो जाएगा आपका तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा जो आपका अनवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 आपके स्क्रीन पर रखना है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, यानी भूरा हीरा के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये भूरा हीरा का जो नाम है ये जाने जाते हैं आपकी लिग्नाइट को। ठीक है, लिग्नाइट को किस नाम से जाना जाता है? भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यह क्वेश्चन आपका 2011 और 21 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है
कि तमिलनाडु में किस स्थान पर लोहा इस्पात कारखाना स्थापित किया गया। तमिलनाडु में किस स्थान पर लोहा इस्पात कारखाना स्थापित किया गया। तमिलनाडु जो है आपका दक्षिणी राज्य है भारत के, ठीक है, साउथ इंडिया का राज्य है, ठीक है। तो तमिलनाडु में जो स्थापित किया गया था लोहा इस्पात कारखाना, वो विजयनगर में स्थापित किया गया था। कहाँ? विजयनगर में। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पूछा गया कि उदयपुर किस राज्य में स्थित है। तो ये आपके आते हैं, ये हरियाणा के अंतर्गत आते हैं। ये जो उदयपुर है ये किसके अंतर्गत? राजस्थान के अंतर्गत आते हैं। सॉरी मिस्टेक हो रहा, ये किसके अंतर्गत? राजस्थान के अंतर्गत आते हैं। उदयपुर, जयपुर, ये सब आपका आता है राजस्थान के अंतर्गत। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है। देखिए रेशेदार फसल जो आएंगे आपका मेस्टा होगा, ठीक है। मेस्टा में से आपका हो जाएगा आपका कपास देगा, या फिर आपका देगा आपका जूट दे देगा, ठीक है। यही 3 रेशेदार फसल ज्यादातर पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, इससे बाहर तो नहीं आएंगे, ठीक है। अगर रेशेदार फसल से अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ जो आपका दिया गया कपास दिया गया, तो क्या है? एक प्रकार का रेशेदार फसल है, क्योंकि इससे कपड़े की बनाई होती है, कपड़े की बुनाई होती है, कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये क्या है? एक प्रकार का रेशेदार फसल है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है। ये क्वेश्चन 2015, 19 और 21 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो पुरुष प्रवास का जो प्रमुख कारण है वो काम और रोजगार, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से पुरुष जो होते हैं वो ग्रामीण से शहर की ओर, नगर की ओर प्रवास कर जाते हैं काम की खोज के लिए, रोजगार की खोज के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी लोग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। सघन जनसंख्या का मतलब होता है ज्यादा जनसंख्या, यानी जनसंख्या कम नहीं है, जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, तो वो क्या कहलाएगा? सघन जनसंख्या क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। यह क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो यहाँ जो 23 का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया, क्योंकि यहाँ मानसून का असर ज्यादा है और यहाँ चावल की उत्पत्ति अच्छी खासी होती है। तो ऑप्शन पर क्या हो जाएगा? ए लोग हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है। तो रबर जो आपका किस प्रकार के अंतर्गत आएंगे? कि रोपण कृषि के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। रबर जो आपका रोपण कृषि के अंतर्गत आएंगे। भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत खट्टे रसदार फसल की कृषि आएंगे। प्रारंभिक अस्थायी कृषि तो ये आपका प्रकार नहीं है, प्रारंभिक अस्थायी कृषि। उसके बाद हो जाएगा मिश्रित कृषि में आपका चारे का फसल और फसल एक तरह से फसल का उत्पादन होता है, ठीक है, यानी अनाज का उत्पादन दोनों होता है। तो ऑप्शन आपका फाइनली ए लोग होगा, यहाँ 24 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप जो वह क्रियाकलाप जो एक तरह से प्राकृतिक रूप से जुड़ा हुआ रहता है, यानी प्रकृति के क्षेत्र से डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ रहता है, वह क्या कहलाता है? प्राकृतिक क्रियाकलाप कहलाता है, ठीक है। खेती यानी कृषि क्या है आपका? प्राथमिक क्रियाकलाप है, ठीक है। आखेटन भी आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है। मत्स्य पालन भी आपका क्या है? प्राथमिक क्रियाकलाप है। ये सब आपका एग्जाम्पल है प्राथमिक क्रियाकलाप का, ठीक है। तो आप समझ गए, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए लोग हो जाएंगे, ठीक है। प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ, पंचम क्रियाकलाप तक आपको बताया गया, चैप्टर बाय चैप्टर आपको बोर्ड एनसीईआरटी बुक में आपका सिलेबस में दिया गया, ठीक है। अब देखिए पूछा गया कि अंगूर की खेती को क्या कहते हैं। अंगूर की खेती देखिए पिसिकल्चर आपका जो होता है मत्स्य पालन होता है। पिसिकल्चर का मतलब क्या होता है? मत्स्य पालन, ठीक है। अब देखिए सेरिकल्चर जो दिया गया है, तो सेरिकल्चर का मतलब होता है रेशम के कीट का पालन। रेशम के कीट जो होते हैं काफी सेंसिटिव होते हैं, ये अपनी मादा को 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर तक ही इसके एक तरह से सुगंध से पहचान लेते हैं, ठीक है। तो सेरिकल्चर क्या बोलता है? रेशम का आपका रेशम के कीट का जो पालन होता है उसको सेरिकल्चर बोलते हैं, और पिसिकल्चर मत्स्य पालन को विटीकल्चर बोलते हैं। यानी अंगूर की खेती को क्या बोला जाता है? विटीकल्चर बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन शुष्क कृषि से संबंधित है। शुष्क कृषि यानी कहने का मतलब ये हुआ कि शुष्क क्षेत्र में कौन सा कृषि की जाती है, यानी कम समय में, यानी कम नमी में पानी की ज्यादा मात्रा की जरूरत नहीं होती है, ऐसी कृषि को, उसी को बोलते हैं शुष्क कृषि। राजस्थान के क्षेत्र में ज्वार और बाजरा उगाया जाता है, तो बाजरा जो है एक प्रकार का आपका शुष्क कृषि है। धान और गन्ना ये आपका शुष्क कृषि के नहीं अंतर्गत आएंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत इसमें काफी ज्यादा सिंचाई करनी पड़ती है। तो बाजरा जो आपका शुष्क कृषि से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा जो आंका गया तो अफ्रीका में आंका गया है, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 28 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए पूछा गया नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। उच्च जनसंख्या दर वृद्धि दर वाला देश कौन सा? 2020 का आपका बोर्ड मॉडल पेपर में क्वेश्चन आया था। तो सबसे ज्यादा अगर यहाँ चारों देश में आपको कंपैरिजन करना, डेनमार्क, स्पेन और रूस में, तो यहाँ यमन, अगर सऊदी अरब के जस्ट दक्षिण देखेंगे तो आपके सऊदी अरब के जस्ट दक्षिण ये यमन राज्य देश है, जहां
सबसे ज्यादा मतलब जनसंख्या वृद्धि दर आंकी गई है, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 29 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया कि हरित क्रांति संबंधित है, ये 2017 और 20 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो संबंधित है ये खाद्यान्न उत्पादन से, हरित क्रांति जो संबंधित है वो खाद्यान्न उत्पादन से, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखिए स्क्रीन पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या, निम्न उत्पादकता ये भी समस्या है, कम उत्पादक होता है क्योंकि ज्यादा पैसा लगता है, ज्यादा मतलब कंपोस्ट खाद वगैरह डाले जाते फिर भी उत्पादन कम होता है, ठीक है। विखंडित जोत यानी छोटे छोटे जमीन होते, छोटे छोटे टुकड़े होते, ये भी एक तरह से मतलब भारतीय कृषि की समस्या। अनियमित मानसून, मानसून कब आता है कब जाता है इसका कोई रेगुलेटर टाइम नहीं है, ठीक है, कभी भी मानसून आ जाता है। तो ये अनियमित मानसून भी एक प्रकार का समस्या है भारतीय कृषि के लिए, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पूछा गया कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई है कब हुई थी। तो भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1960 के दशक के बाद। कब 1960 के दशक के बाद, यानी भौगोलिक क्षेत्र का उपागम रहा, स्थानिक संगठन जो उपागम रहा 1950 से लेकर 1960 तक, तब 1960 के बाद हुआ था आपका हरित क्रांति की शुरुआत, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएंगे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। कह रहा क्वेश्चन कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। उत्तर भारत की बात की जा रही है, 2017 में यह क्वेश्चन आपका आया हुआ है, 21 में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में सिंचाई का जो मुख्य स्रोत है तो वो जाएगा आपका नहर, ठीक है। उत्तर भारत में क्या है नहर, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 34 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 34 कह रहा है कि किस राज्य में साक्षरता दर उच्चतम है, यानी सबसे अधिक है। देखिए अगर बात की जाए आपको अगर राज्य की तो वह केरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा केरल, यानी केरल राज्य की साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है। अगर बात करेंगे अगर लक्षद्वीप की बात करेंगे तो लक्षद्वीप जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए लोक हो जाएगा। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है तो केरल, अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो आपका लक्षद्वीप हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर आपका 35 कह रहा है कि मोनाजाइट पाया जाता है, ठीक है। मोनाजाइट पाया जाता है, 2021 का ये बोर्ड मॉडल पेपर में आया हुआ। तो मोनाजाइट जो पाए जाते हैं वो ज्यादातर आपके केरल में पाए जाते हैं। कहाँ केरल, यानी मोनाजाइट का एक तरह से मतलब अयस्क है जो पाए जाते हैं आपके केरल में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। 2015 और 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। आगरा यमुना नदी के किनारे, कोलकाता हुगली नदी के किनारे, पटना गंगा नदी के किनारे, भोपाल किसी नदी के किनारे नहीं बसा है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अगला देखिए पूछा गया है कि आपका दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है, पूर्वी भारत की बात की जा रही है, पटना धनबाद जमशेदपुर या फिर नासिक, ठीक है। तो पूर्वी भारत के अंतर्गत जो नहीं आएंगे, नासिक जो है आपका पूर्वी भारत के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी जमशेदपुर धनबाद और आपका एक तरह से पटना ये आपका पूर्वी भारत में आता है, धनबाद आपका झारखंड के अंतर्गत आता है, पटना आपका बिहार का राजधानी है, ठीक है। अब यहाँ तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि पिन कोड 6 से अगर शुरू होगा तो पत्र जो होगा वो कहां पहुंचेगा, ठीक है। यानी पिन कोड 6 से प्रारंभ हो तो पत्र कहां पहुंचेगा, तो पिन कोड 6 से प्रारंभ होने पर पत्र जो है आपका केरल में पहुंचेगा, कहां केरला स्टेट में, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पूछा गया कि सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो सोलापुर जो जाने जाते हैं वो सूती उद्योग के लिए, किसके लिए सूती वस्त्र उद्योग काफी ज्यादा फेमस है, काफी ज्यादा डेवलप्ड है आपके सोलापुर में। तो सोलापुर जो जाने जाते हैं वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन आपका क्या हो जाएंगे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लांबा संबंधित है, लांबा जो है ये किससे संबंधित है, 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। देखिए लांबा जो संबंधित है वो आपके स्क्रीन पर पूछा गया है, तो ये पवन ऊर्जा से संबंधित है, किससे पवन ऊर्जा से, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए पूछा गया है कि कोयला मिलता है तो कोयला झड़िया में मिलता है या फिर कोलाड़ में या फिर गोवा में या फिर आपका खेती में। तो कोयला का उत्पादन जो सबसे ज्यादा होता है वो आपके झाड़िया में होता है, जो झारखंड के अंतर्गत आते हैं, कहाँ झारखंड स्टेट के अंतर्गत आते हैं ये झड़िया में कोयला का उत्पादन जो होता है बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें कौन खोज खनिज अन्वेषण से संबंधित है, जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, HCL यानी हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, ONGC ठीक है
ONGC, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों जो है अन्वेषण, खनिज अन्वेषण के में लगे हुए हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तीनों के तीनों जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी संस्था है, ये तीनों के तीनों कार्य करते हैं खनिज अन्वेषण का, कहाँ कोयला है, कहाँ तेल है, ठीक है। ये सारा चीज का सर्च अभियान चलाते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया है, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें कौन भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है, ठीक है। तो भारत के जो सबसे बड़े लौह इस्पात कारखाना है अभी के टाइम में, तो बोकारो इस्पात कारखाना, ठीक है। बोकारो लौह इस्पात कारखाना भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि किस स्थान का लोहा इस्पात कारखाना बाबा बुदन पहाड़ी से लौह अयस्क प्राप्त करता है, ठीक है। लोहा इस्पात जो कारखाना है वो लौह अयस्क प्राप्त करता है, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ये आपका बिल्कुल हो जाएगा भद्रावती, यानी ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है, मतलब एक तरह से गलत है। तो गलत जो कथन आपका दिया गया है, तो चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल एवं स्वच्छंद उद्योग है, बिल्कुल ये गलत बात है, क्योंकि चीनी और स्वच्छंद उद्योग किसको बोलते हैं? स्वच्छंद उद्योग का मतलब होता है वैसा उद्योग जो किसी विशेष प्रकार के कच्चे माल पर निर्भर ना करता हो, उसको बोलते हैं स्वच्छंद उद्योग। और इसमें किसी भी प्रकार के सामान बनाई जाती है। ये जो स्वच्छंद उद्योग है, ये घर पर किए जाते हैं, घरेलू कार्य है एक प्रकार का। बाकी चीनी उद्योग, तेल उद्योग, वनस्पति उद्योग, वस्त्र उद्योग तो एक निश्चित प्रकार के कच्चे माल पर निर्भर करता है ना। चीनी उद्योग गन्ना पर निर्भर करता है, सूती वस्त्र उद्योग ये आपका कपास पर निर्भर करता है, मेस्टा जूट पर निर्भर करता है, वनस्पति उद्योग आपके जंगल पर निर्भर करता है, जंगली पदार्थों पर, तेल उद्योग आपके एक तरह से सरसों पर निर्भर करता है। तो ये किसी न किसी कच्चे माल पर निर्भर करता है, जबकि स्वच्छंद उद्योग किसी खास प्रकार के स्वच्छंद मतलब एक तरह से कच्चा माल पर निर्भर नहीं करता। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो बात बिल्कुल गलत है, मतलब असत्य है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है। नागपुर योजना की बात की जा रही है, तो नागपुर योजना के अंतर्गत बहुत सारे प्रोजेक्ट आए, जिस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपके बनाए गए बहुत सारे सड़क, यानी एक तरह से सड़क यानी रोड वगैरह बनाए गए। तो ऑप्शन का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 47 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य पूर्व रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। तो मध्य पूर्व रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो आपके हाजीपुर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 48 का, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए पूछा गया कि ITDP है, यानी ITDP इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आपके हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति के लिए विकास के लिए लाया गया प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये इसका अगर हिंदी रूप आपको पूछा गया, तो हिंदी में इसको कहा जाता है समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। क्या बोले जाते हैं इसको, समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 49 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक है। तो सतत पोषणीय विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो आपका कृषि विकास, ठीक है। क्या हो जाएंगे, कृषि विकास, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन को कवर किया, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी कारगर साबित होंगे। देखिए क्वेश्चन को आपको याद रखना है, यही से आपका क्वेश्चन आएगा। ये सारा क्वेश्चन जो हम लोगों ने कवर किया, ये आपका सिलेबस के अंदर का, ठीक है, बुक के अंदर का, बुक के बाहर आपका कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हाँ, घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, जब आप कुछ थ्योरी को अच्छा तरह से समझ के जाएंगे तो कितनों भी घुमा दे तो आप आंसर दे देंगे, ठीक है। लेकिन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। याद अगर नहीं होगा तो फिर कंफ्यूजन की स्थिति में आप गलत टिक करके आ सकते हैं। इसलिए जो भी चीज पढ़िए पूरा श्योरली पढ़िए और याद के साथ उसको याद रखने का प्रयास करेंगे। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बोल दूं कि 2024 के जो कोर्स बैच है, 2024 का जो बैच है, तो प्लीज अपने भाई बहन को, अपने जो भी रिश्तेदार हैं, प्लीज उनको इन्फॉर्म कर देना है, क्योंकि बैच जो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कोर्स उसका स्टार्ट हो जाएगा बहुत ही जल्द, मात्र विद इन 10 डेज के अंदर इसका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो अपने भाई बहन जो भी हैं, जो भी इस बार इंटर का एग्जाम देंगे 2024 में, तो उनको इस चैनल से जोड़ने का कार्य करेंगे, ठीक है। ये आप छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। तो प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोग पहली बार जुड़े हैं। और कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट करके बताएंगे, आप लोगों की तैयारी कैसी चली ये भी बताएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।